लास्ट क्लास में हम लोगों ने उद्धरण चिन्ह तक किया था या नहीं? लास्ट क्लास में हम लोगों ने विस्मयादि बोधक चिन्ह तक किया था ना। तो आज हमें उद्धरण चिन्ह पढ़ना है। उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह, चलिए देखिए, इसको देखना है। उद्धरण चिन्ह आज हम विराम चिन्ह कंप्लीट कर देंगे, इसे खत्म कर देंगे। तो चलिए देखिए, उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह दो नाम है। आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन कैसे आ जाएगा कि उद्धरण चिन्ह का अन्य कौन सा नाम है, या अन्य किस नाम से जानते हैं, या अवतरण चिन्ह को हम किस नाम से जानते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे इन दोनों के नाम से बन जाता है। और ये चिन्ह कैसा होता है? ये दो चिन्ह होते हैं, एक हम जिसे दोहरा कह देते हैं और एक जिसे हम इकहरा कह देते हैं। तो हमने इसको दो प्रकार में बांट दिया कि इस चिन्ह के दो रूप हैं, एक इकहरा उद्धरण चिन्ह और एक दोहरा उद्धरण चिन्ह। इकहरा उद्धरण चिन्ह मतलब एक ही बार होता है और दोहरा मतलब दो लगे होते हैं। अब यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि इनका प्रयोग होता कहाँ कहाँ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं, पहला इकहरा उद्धरण चिन्ह, यानी जो हमारा इकहरा उद्धरण चिन्ह है, जो इस तरह से हम लगाते हैं, इस चिन्ह का प्रयोग हमारा कहाँ होता है। तो देखिए इसमें कहाँ कहाँ दिया है कि किसी शब्द, वाक्यांश या वाक्य को अलग से दिखाने के लिए, अगर हमें कोई शब्द, कोई वाक्यांश या कोई वाक्य अलग से दिखाना है, कोई लेखक या कवि उसका नाम दिखाना है, वहां पे हम इसका प्रयोग करते हैं। कोई शीर्षक, किसी कोई भी हमारा गद्यांश, पद्यांश या उसका शीर्षक दिया हुआ है, वो दिखाते समय हम प्रयोग करते हैं। किसी भी पुस्तक के नाम के लिए, कोई पुस्तक है स्पेशल है उसके नाम के लिए, या किसी समाचार पत्र के नाम के लिए कोई समाचार पत्र, या हम कह सकते हैं कोई विशेष जिसे हम कुछ अलग से दिखा रहे होते हैं, तो उसके नाम को जब हम लिखते हैं तो उस समय हम इकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आप जैसे करके लिख लीजिए, जैसे मान लो इसमें आपने कोई शीर्षक लिखा, जैसे मुंशी प्रेमचंद की कहानी है, उसका नाम है पूस की रात। तो आप जैसे लिख रहे हैं उसको किसी पंक्ति के बीच में कि पूस की रात, तो आप इसको इकहरा उद्धरण चिन्ह में बंद करते हैं। ठीक है, अलग से। आपने देखा होगा कि हम जब वर्णमाला पढ़ रहे थे तो वर्णमाला में हम किसी वर्ण के बारे में बात कर रहे थे, तो हम उस वर्ण के दोनों तरफ एक चिन्ह लगाते थे। जैसे मान लो हमने क लिखा तो हम क के दोनों तरफ एक चिन्ह लगाते थे और इस तरह से लिखते थे। उसे क्या क्या दिखा रहे थे? विशेष दिखा रहे थे। तो कभी किसी चीज को विशेष दिखाने के लिए हम इकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब दूसरा आता है हमारा दोहरा उद्धरण चिन्ह। इस दोहरा उद्धरण चिन्ह को हम कहाँ पे प्रयोग करते हैं? तो दिया है परिभाषाओं। जैसे हम किसी भी कोई भी चीज है उसकी परिभाषा जब लिख रहे हैं तो वहां पर हम परिभाषाओं में, प्रत्यक्ष कथनों में, प्रत्यक्ष कथन मतलब जो डायरेक्ट हमारे क्वेश्चन डायरेक्ट होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो आप बोलते हो, तो प्रत्यक्ष कथन जब हम किसी का डायलॉग डायरेक्ट बोल रहे होते हैं तो वहां पर हम उद्धरण चिन्ह कौन सा? डबल वाला का प्रयोग करते हैं। कहावतों, अगर किसी पंक्ति में कहीं पे हम लिख रहे हैं कोई कहावत आ गई है या कोई किसी का विशेष कोटेशन आ गया है तो वहां पे इसका प्रयोग करते हैं। और प्रसिद्ध पंक्तियों को, अब प्रसिद्ध पंक्ति कैसे? जैसे मान लो सुभाष चंद्र बोस ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो ये एक क्या है? एक फेमस पंक्ति है। तो ऐसी हम अगर किसी चीज के अंदर, किसी निबंध के अंदर, किसी सारांश के अंदर, किसी व्याख्या के अंदर अगर हम इस तरह की कोटेशन का प्रयोग करते हैं तो वहां पर हम उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो वहां हमें उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है हमारे द्वारा। तो चलिए यहाँ पर एक उदाहरण लिख लेते हैं, एक प्रत्यक्ष कथन का उदाहरण लिख लेते हैं हम। वाक्य प्रयोग करिए, सक्सेना ने कहा था। सक्सेना ने कहा था। अब यहाँ पे हमें अल्पविराम लगाना है, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं। अब क्या कहा था सक्सेना ने, देखते हैं। तो सक्सेना ने कहा था धीरे धीरे कुछ नहीं मिलता, धीरे धीरे। अब देखिए जैसे आप यहाँ पर लिख रहे हैं, अभी साथ के साथ बता देती हूँ, हमने धीरे धीरे एक शब्द को दो बार लिखा, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, धीरे लिखकर और यहाँ पर योजक चिन्ह लगाकर दो लिख दें तो वो दो बार रिपीट हो जाता है। ठीक है, तो धीरे धीरे कुछ नहीं मिलता,
मिलता, केवल मौत मिलती है। अब ये किसका कथन है? ये सक्सेना का कथन है। सक्सेना ने ऐसा कहा था कि भाई धीरे धीरे कुछ नहीं मिलता, सिर्फ मौत मिलती है। तो अब ये वाक्य हमने यहाँ पर इस तरह से लिखा इनका, इसको हमने प्रत्यक्ष कथन बताया। पूर्ण विराम लगाएंगे और पूर्ण विराम लगाने के बाद फिर हम यहाँ पर अपने उद्धरण चिन्ह को बंद कर देंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, उद्धरण चिन्ह जब भी लगेगा पूर्ण विराम के बाद ही लगेगा, हम उससे पहले नहीं लगा सकते। अगर पहले लगाएंगे तो फिर गलती हो जाएगी, तो ये हमें ध्यान देना है। तो यहाँ पर और यहाँ पर हमें ये ध्यान देना है। ठीक है चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। अगला चिन्ह हमारा आता है यहाँ पर योजक चिन्ह। योजक चिन्ह के कई सारे नाम हैं और इसके नाम से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। योजक चिन्ह, संयोजक चिन्ह और सामासिक चिन्ह। सामासिक चिन्ह भी आपका ये कहलाता है और एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि निम्न में से सामासिक चिन्ह किसे कहते हैं। तो सामासिक चिन्ह का मतलब है समास में इस चिन्ह का प्रयोग होता है बहुत ज्यादा, तो इसलिए इसे सामासिक चिन्ह कह देते हैं या जोड़ने वाला चिन्ह कह सकते हैं हम। ठीक है, तो योजक का मतलब भी होता है जोड़ने वाला चिन्ह, संयोजक का मतलब भी वही आता है। तो तीनों अलग अलग नाम हैं, अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से इसको पूछा जाता है। तो चलिए इसका प्रयोग कहाँ होता है। अब मैंने आपको कल बताया था कि हमारा बहुत महत्वपूर्ण चिन्ह है अल्प विराम। तो अल्प विराम जितना महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण हमारा योजक चिन्ह भी होता है, यानी ये हमारा दूसरा महत्वपूर्ण चिन्ह है योजक चिन्ह। और इसका भी हमें प्रयोग बड़ी सावधानी से करना होता है। कहाँ कहाँ होता है, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेती हूँ, फटाफट से ध्यान देते हुए आप लोगों को इसके बारे में लिखना है, साथ के साथ लिखते रहना। यहाँ पे हमने कहा इस चिन्ह का प्रयोग दो विपरीतार्थक शब्दों के बीच, ठीक है, साथ ही साथ बताती जा रही हूँ, उदाहरण आपको साथ ही साथ लिखना है। विपरीतार्थक, हम विपरीत का मतलब होता है विलोम। तो जैसे मान लो हमने लिखा लाभ हानि, ठीक है, लाभ हानि। जैसे मान लो हमने कहा रात दिन, तो ये भी क्या है, विलोम है एक दूसरे के, तो इनके बीच में। ऐसे ही माता पिता, जैसे हम लगाते तो माता पिता लिंग के आधार पर विपरीतार्थक हो जाएंगे। तो इस तरह से विपरीत जो शब्द होते हैं उनके बीच में। अब यहाँ पर दिया है हमारा दोनों खंड प्रधान। दोनों खंड, अच्छा यहाँ पर ही हम देख लेते हैं, फिर आगे हमारा पॉइंट दिया ना जिन पदों के दोनों खंड प्रधान हो। तो दोनों खंड प्रधान का मतलब जो एक दूसरे से महत्व ज्यादा रखता हो। जैसे मान लो हमने कहा दाल रोटी, तो आपके लिए जब खाना खाते हैं तो दाल जरूरी होती है या रोटी जरूरी होती है, तो आप कहेंगे कि दोनों जरूरी है, दाल भी जरूरी है रोटी भी जरूरी है। तो ऐसे ही जो हमारे शब्द आते हैं जैसे दाल रोटी, तो इन शब्दों के बीच में हम जब इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जैसे हवा पानी, ठीक है, तो हवा पानी हमारे जीवन के लिए क्या जरूरी है, हवा या पानी, तो दोनों ही चीजें जरूरी हैं। तो हवा पानी क्या है, एक दूसरे के, अब हम इनको कहते हैं ना, हम कह सकते हैं पूरक शब्द, जो एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे की सहायता से चलते हैं, या दोनों की हमारे जीवन में उतनी ही महत्वपूर्ण होते हैं वो दोनों ही, जितने मतलब एक जितना महत्वपूर्ण है उतना ही दूसरा महत्वपूर्ण होता है। तो ऐसे जो शब्द होते हैं उनको हम प्रधान पद कह देते हैं कि वो दोनों ही प्रधान है। तो इनको आप यहाँ पर ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि पूरक शब्दों के बीच की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं, पूरक शब्दों के बीच की। इसके बाद आपका अगला पॉइंट आता है जिनमें और शब्द लुप्त हो। तो जैसे हम और शब्द लुप्त लिखते हैं, मान लो हम लिखते हैं माता पिता, है ना, माता पिता। अब माता पिता लिख देते हैं तो इसको हम, इनके बीच में क्या लुप्त हो जाता है, जैसे माता और पिता, तो ये माता पिता। या जैसे हम लिखते हैं राम लक्ष्मण, ठीक है, हमने लिखा राम लक्ष्मण, हम इसे देख सकते हैं राम और लक्ष्मण, हम लिख देते हैं राम और लक्ष्मण, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में हमारा क्या, ये और पद जो है वो लुप्त हो गया, तो इनको और पद हटा के हम क्या लगा देते हैं, ये योजक चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। अब इसके बाद देखते हैं, आप लोगों ने लिख लिया होगा, जैसे
इसके बाद मैं थोड़ा और इसको ऊपर ले लेती हूँ। जैसे लास्ट में हमारा दिया है सहचर शब्दों के बीच में, तो सहचर शब्द हमारे क्या हो गए, जैसे जो शब्द साथ साथ प्रयोग होते हैं। मान लो जैसे हमने कहा तन मन धन, तन मन धन, आपने अक्सर देखा होगा कि हम इन तीनों शब्दों को ना अक्सर एक साथ प्रयोग करते हैं। मैं तुम्हें तन मन धन से चाहता हूँ, या मैं मेरा तन मन धन सब तुम्हारे लिए है, ऐसे बात करते हैं। तो उसी तरह से, या फिर जैसे कहते हैं कि मान लो आपसे कहा गया कि अरे तुम अपनी समझबूझ से इस बात को देख लो, तो समझबूझ जैसे ये शब्द हैं, तो समझबूझ, तो इन ऐसे ही जो शब्द हैं जो एक साथ आते हैं, दोनों साथ साथ आते हैं, वैसे शब्दों के बीच में भी हम क्या करते हैं, योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। दूसरा हम देख सकते हैं हमारा दिया है यहाँ पर कि संयुक्त क्रियाएं जहां पर एक साथ प्रयोग हो, तो संयुक्त क्रियाएं हमारी, तो संयुक्त क्रियाएं कैसे आ जाती हैं, जैसे हम कहते हैं कि अरे तुम कुछ पढ़ते लिखते हो, तो हमने कहा तुम कुछ पढ़ते लिखते हो, तो पढ़ना लिखना, तो जैसे हमें लिखते हैं पढ़ना लिखना, अब ये हम लिख रहे हैं तो इनके बीच में हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जैसे पढ़ना लिखना, ठीक है। ऐसे ही जैसे नहाना धोना, गाना, फिर गाना बजाना, इस तरह के जो क्रिया हम प्रयोग करते हैं, ठीक है, वहां पर हम इनके बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसके साथ ही दिया है एक ही शब्द जब दो बार प्रयोग होता हो, कोई शब्द जब दो बार प्रयोग होता है तो दो बार कैसे, जैसे मान लो हमने थोड़ी देर पहले ही लिखा अभी धीरे धीरे, तो एक इसी ये शब्द है धीरे धीरे, तो हमने इसको दो बार प्रयोग किया, तो हमने इनके बीच में योजक चिन्ह लगाया। जैसे मान लो हमने लिखा बार बार, तो बार बार एक शब्द को हमने दो बार जब प्रयोग किया तो हम उनके बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उसके साथ ही साथ आगे हमारा आता है कारक चिन्ह के स्थान पर, तो कारक चिन्ह के स्थान पर, तो यहाँ पे आपको लिखना है कारक चिन्ह के स्थान पर, मैं ऊपर लिख देती हूँ, मिटा देती हूँ इसको। तो कारक चिन्ह के स्थान पर कैसे, जैसे मान लो हमने कहा कि पद के भेद, हम वाक्य जैसे कोई पंक्ति में लिख रहे हैं कि पद के भेद, तो हम क्या करते हैं, ये जो के है, इस के की जगह हम योजक चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं और हम क्या लिख देते हैं, पदभेद, क्या लिख देते हैं, पदभेद, इस तरह से, ठीक है। जैसे मान लो उदाहरण के तौर पे हमने लिखा कि रावण का वध, रावण का वध, ठीक है। अब यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, इसको रावण वध, क्या लिख सकते हैं, रावण वध, तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, योजक चिन्ह आ गया, किसकी जगह, इस कारक चिन्ह की जगह। तो यहाँ पे जो कहा गया है कि कारक चिन्ह के स्थान पर हम योजक चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं आगे दिया है हमारा सा सी से आदि से पहले लिखते समय यदि कोई शब्द पंक्ति के अच्छा ये तो बाद में आ गया, एक तो सा सी से आदि से पहले, ठीक है। अब ये सा सी से ये चीज भी समझ लो, जैसे मान लो हम लोग कहते हैं कि चांदी सा सफेद, तो चांदी सा, तो हमने इसके जैसा, जब हम किसी को किसी चीज के समान दिखाते हैं ना, तो चांदी सा, तो ऐसा हम जब प्रयोग करते हैं तो वहां पे हम ये जो कहीं पर भी अगर एक तो से आपका कारक चिन्ह के रूप में आता है, वहां तो आपको नहीं लगाना, लेकिन आपको ध्यान देना है कि सा सी से इन शब्दों का प्रयोग यदि के समान के अर्थ में आ रहा है तो वहां पर आपको इसका उससे पहले आपको इसका प्रयोग करना होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब इसके बाद लास्ट पॉइंट हमारा यहाँ पर क्या बचता है, लास्ट पॉइंट दिया है कि लिखते समय यदि कोई शब्द पंक्ति के अंत में पूरा न हो तो उक्त शब्द के आधे खंड के बाद हम योजक चिन्ह लगा देते हैं। अब इसको समझो कैसे, ये क्या बात कर रहा है कि यहाँ पे आधे खंड की बात कर रहा है। जैसे मान लो हम पैराग्राफ में लिख रहे हैं, ऐसे लिखते जा रहे हैं और हमारा शब्द ऐसे यहाँ पे हम खत्म करते जाते हैं अपनी लाइन को एक तरीके से, लेकिन यहाँ क्या हुआ कि हमारा एक शब्द आ गया, जैसे हमने लिखा समाचार, तो समाचार हम यहाँ लिख रहे हैं तो यहाँ आ गया समा और यहाँ चार लिखते हैं, तो ये इस लाइन से क्या होता है, बाहर आ जाता है, या स्थान ना हो हमारे पास वहां लिखने के लिए। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, यहाँ हम योजक चिन्ह लगाकर यहाँ लिख देते हैं बचा हुआ खंड। तो जब कोई पढ़ने वाला होगा वो इसको जोड़ के पढ़ेगा,
तो ये हमारे योजक चिन्ह, मतलब इसे ये भी काम करता है, योजक चिन्ह इस तरह से प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये था हमारा योजक चिन्ह, जिसमें हमने देखा कि हमारा जो योजक चिन्ह है उसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। हमने इसका प्रयोग देखा कि योजक चिन्ह का प्रयोग विपरीतार्थक यानी दो विलोम शब्दों के बीच में होता है। दोनों खंड जब प्रधान होते हैं तो वहां पर इनके बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। जहां और शब्द लुप्त पाया जाए, जब और शब्द लुप्त हो जाता है तो जोड़ा ही जाएगा। ठीक है, वहां पर सहचर शब्दों के बीच में होता है, जो दो साथ साथ आते हैं हमेशा। संयुक्त क्रियाएं अगर आई हुई हैं, जैसे पढ़ना लिखना, खेलना कूदना, दौड़ना फिरना, ठीक है, इस तरह से शब्द दो बार प्रयोग होता है। कोई भी शब्द जब हमारा दो बार लगातार प्रयोग होता है, उनके बीच में हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और कारक, जो हमारा कारक चिन्ह है, कारक चिन्ह के स्थान पर भी हम योजक चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं। ठीक, और सा सी से अगर के समान का अर्थ देने वाले सा सी से अगर कहीं पे लगे हों तो उनसे जस्ट पहले योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको ये ध्यान में रखना है, इसलिए याद रखिएगा। अगला हमारा आता है यहाँ पर निर्देशक चिन्ह। अब निर्देशक चिन्ह मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, योजक चिन्ह हमारा इतना बड़ा तो निर्देशक चिन्ह इससे दोगुना बड़ा होता है। जैसा कि निर्देशक चिन्ह का नाम है, निर्देश देने वाली चीजें, जो कोई भी शब्द लिखकर और आगे कोई निर्देश दिया जाए या कोई विस्तार पूर्वक चीज कही जाए या उसका एग्जाम्पल दिया जाए, उदाहरण दिया जाए या उसको फैला कर लिखा जाए, वो सारी चीजें जो हैं वो हमारी निर्देशक चिन्ह के अंडर आती हैं। और यहाँ पे दिया यह चिन्ह योजक चिन्ह से थोड़ा बड़ा होता है। इस चिन्ह का प्रयोग संवादों को लिखने के लिए, अब संवाद हमने पहले ही पढ़ा था, अभी जब हमने उपविराम पढ़ा था तो संवादों के बीच में मैंने तब आपको बताई थी थोड़ी सी झलकी कि वहां पर प्रयोग करते हैं। मान लो जैसे उदाहरण के तौर पर हम लिख लेते हैं, हमने यहाँ पे उदाहरण लिखा मीरा, मीरा का कहना है, तो क्या कहना है, मीरा तुम मेरे साथ घर चलोगी। ठीक है, और यहां पर ये पूछ रही है, तो मीरा पूछ रही है तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे इसमें। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे कि मीरा पूछ रही है तुम मेरे साथ घर चलोगी। तो शीला जवाब देती है, योजक चिन्ह, हाँ सॉरी निर्देशक चिन्ह लगाएंगे अब हम यहाँ पर, हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। ठीक है, अब देखिए, तो यहाँ पर हमने देखा ये एक हमारा क्या है, एक डायलॉग है, एक संवाद है। संवाद का मतलब डायलॉग ही होता है। तो यहाँ पे हमने इस चिन्ह का प्रयोग किया, किस चिन्ह का, निर्देशक चिन्ह का। इसके अलावा हम इसका प्रयोग और कहाँ कर सकते हैं, तो इसका प्रयोग हम कर सकते हैं, जैसे हम लिखते हैं नोट, तो तब हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। या हम लिख रहे हैं जैसे, उसके तुरंत बाद हम इस चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं, राइट। जैसे मान लो हम लिख रहे हैं उदाहरण, तो वहां इसका प्रयोग कर देते हैं, यानी इसकी व्याख्या करने के लिए जब हम, और इसका कभी कभी हम अर्थ लिखने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा निर्देशक चिन्ह यहाँ पर प्रयोग होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा विवरण चिन्ह। अब ध्यान दीजिएगा, विवरण चिन्ह का प्रयोग भी कहाँ होता है, विवरण चिन्ह का प्रयोग भी जैसे हमारा निर्देशक चिन्ह है, तो निर्देशक चिन्ह के स्थान पर भी संवाद को छोड़कर जो हमने लिखा, जैसे नोट, उदाहरण वगैरह दिया है, किसी पद की व्याख्या करने के लिए, ठीक है, या किसी के बारे में विस्तार से बताने के लिए पद की व्याख्या। मान लो हमने शब्द लिखा जैसे विशेष, किसी के बारे में कुछ बताने जा रहे हैं, तो हम यहाँ पर इस चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। ये चिन्ह विवरण चिन्ह हमारा ऐसा होता है, इसमें उपविराम और निर्देशक चिन्ह दोनों मिलाकर बनता है। ठीक है, तो हम इसको विवरण चिन्ह कह देते हैं। विशेष ऐसे लिख सकते हैं, इसके आगे लगाते हैं। आप अगर खाली निर्देशक चिन्ह भी लगाओ तो भी चलेगा। आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन क्या बन जाएगा कि विवरण चिन्ह को स्थानांतरित करने वाला चिन्ह कौन सा हो सकता है, तो निर्देशक चिन्ह हो सकता है। या हम कहें कि इस चिन्ह के स्थान पर कौन सा चिन्ह लगाया जा सकता है, जैसे हम लिख रहे हैं उदाहरण,
तो उदाहरण लिख रहे हैं तो वहां पे हम चाहें तो निर्देशक चिन्ह लगा सकते हैं, नहीं तो हम विवरण चिन्ह भी लगा सकते हैं। ठीक है, दोनों का प्रयोग हो जाता है, तो विवरण चिन्ह का प्रयोग यहाँ होता है। आगे बात करते हैं नंबर 11 कोष्टक चिन्ह की। कोष्टक चिन्ह हमारा देखिए, कोष्टक चिन्ह यहाँ पर दिए हैं, ये 2 कोष्टक चिन्ह है। आपको पता ही है कोष्टक चिन्ह तो अलग अलग होते हैं हमारे। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 2 कोष्टक चिन्ह की। हिंदी भाषा के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ हमारा यही एक कोष्टक चिन्ह लगता है अधिकतर, लेकिन कभी कभी हमें बड़े वाले कोष्टक चिन्ह की भी आवश्यकता पड़ जाती है। कब पड़ जाती है? जब हम किसी कोष्टक के बीच में यानी बात लिख रहे हैं और वहां पर भी हमें कोष्टक की आवश्यकता पड़ती है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि 90% केसेस में तो हमारा जो 90% केस होते हैं हमारे 90% उनमें तो हम डायरेक्ट सिर्फ इसी का प्रयोग करते हैं। 10% केसेस में हमारा ऐसा हो सकता है कि पहले हमें बड़े चिन्ह का प्रयोग करना पड़े और उसके अंदर छोटा चिन्ह, इस तरीके से। तो ये नियम आपको पता ही है कि कभी हम छोटे को पहले नहीं लगा सकते, पहले बड़े को लगाएंगे, उसके अंदर ही हम छोटे को लगाते हैं। तो आप मैथ में पढ़ते हो तो ये आपको पता ही है। ठीक है, तो यही दोनों, इन दोनों में से कोई सा लगाया जाता है। नॉर्मली हम जो लगाते हैं वो इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं अधिकांशतः। अब चलिए समझ लेते हैं इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। वाक्य में प्रयुक्त पद विशेष का अर्थ अच्छी तरह स्पष्ट करने के लिए, जैसे कोई हमारा वाक्य है, उसके अंदर कोई ऐसा शब्द आ गया जिसका अर्थ नहीं आता, तो हम उसका अर्थ साथ में लिख सकते हैं। जैसे मान लो कि हमने एक वाक्य लिखा कि शहर होते ही मजदूर घर से निकल पड़े। अब यहाँ पे हमने लिखा शहर होते ही। अब आप कहेंगे कि दिमाग में हमारे ये नहीं आ रहा इस शहर का मतलब क्या है। पहली चीज तो कहेंगे कि ये तो गलत है, शहर में तो हमारा तालु सा आएगा। तो वो शहर की बात नहीं कर रहे हम, नगर वाले शहर की बात नहीं कर रहे हैं। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? तो हाँ, अब इसका अर्थ जैसे हो सकता है बहुत सबको नहीं पता है, तो हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं सुबह। शहर का अर्थ क्या होता है? सुबह। शहर एक उर्दू शब्द है। ठीक, तो शहर होते ही मजदूर घर से निकल पड़े। घर से निकल पड़े। अब देखिए यहाँ पर हमने इस वाक्य का प्रयोग किया। ऐसे ही हम यहाँ पर कोई भी और अगर अर्थ देना चाह रहे होते हैं किसी भी चीज का, जब हम अर्थ दे रहे होते हैं तो वहां पर हम कोष्टक में उसका अर्थ लिख सकते हैं किसी भी चीज के लिए। जैसे मान लो हम कोई वाक्य ऐसा डायलॉग देख रहे हैं जिस डायलॉग में उसकी प्रतिक्रिया दिखाई जा रही है, तो अक्सर डायलॉग की प्रतिक्रिया भी हम किस में प्रयोग करते हैं? कोष्टक के अंदर प्रयोग करते हैं। जैसे मान लो मोहन ने चिल्लाते हुए कहा, रुक जाओ वरना मैं गोली मार दूंगा। तो अब चिल्लाते हुए कहा, इस चीज को क्या कर दोगे? ब्रैकेट में लिख दोगे। तो जब डायलॉग अगर कहीं लिखे जाते हैं तो वहां पे इस कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 12, यहां पे हमारा दिया है विस्मरण चिन्ह, हंस पद या त्रुटि बोधक चिन्ह। 3 नाम दिए हैं, याद रखिएगा। आपके एग्जाम में हंस पद के नाम से बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। हंस पद किसे कहते हैं? हंस पद के बारे में बताइए। तो हंस पद हमारा क्या है? विस्मरण चिन्ह। विस्मरण का मतलब होता है भूल जाना। जब हम कोई चीज लिख रहे हैं और लिखते लिखते अगर हम कुछ चीज भूल गए हैं तो उसको सुधारने के लिए, उस भूल को सुधारने के लिए हम जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं वही चिन्ह हमारा क्या कहलाता है? विस्मरण चिन्ह, हंस पद या त्रुटि बोधक। त्रुटि बोधक मतलब त्रुटि को सुधारने के लिए या त्रुटि को बताने के लिए आया वाला जो चिन्ह है, तो वो हमारा क्या कहलाता है? विस्मरण चिन्ह कहलाता है। 3 नाम है, एग्जाम में नाम के अलग अलग करके पूछा जा सकता है। इसका प्रयोग कहाँ होता है? तो इसका प्रयोग सीधा सिंपल सा, जब हम कोई पंक्ति लिख रहे होते हैं और उसमें कोई शब्द भूल जाते हैं तो बस उस शब्द को उस पंक्ति में फिट करने के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। कैसे? मैं बोल रही हूँ, बोर्ड पर देखकर लिखिएगा, अपने आप नहीं, क्योंकि गलती हो सकती है। उदाहरण में बता रही हूँ आपको। जैसे मान लो हम वाक्य लिख रहे हैं कि मैं पिताजी के साथ बाजार गया। अब देख के लिखिएगा, अपने एकदम तुरंत नहीं। जैसे मैं लिख रही हूँ, मैं पिताजी के साथ बाजार गया। अब देखिए यहाँ पे
मुझसे गलती हो गई। क्या गलती हो गई? एक शब्द छूट गया। अब हम तो लिख रहे थे ना कि मैं पिताजी के साथ बाजार गया, लेकिन यहाँ पे तो छूट गया। तो अब हमें क्या करना होगा? ये जो त्रुटि हुई है तो हमें इसे सुधारना होगा। तो हम क्या करेंगे कि हम त्रुटिबोधक चिन्ह, ये जो हमारा त्रुटिबोधक चिन्ह है, हमें यहाँ पे रखना है ना, बाजार शब्द जो छूटा है हमारा, तो इन दोनों शब्दों के बीच में हम ये चिन्ह लगाएंगे और यहाँ लिख देंगे बाजार। तो अब ये क्या हो गया, हम जब भी कोई पढ़ेगा तो वो इस शब्द को इसके साथ लेकर पढ़ेगा। तो ये त्रुटि को ध्यान दिखाने वाला, यानी त्रुटि जो हमसे हुई है उसको सुधारने वाला हमारा चिन्ह है। अब आप कहोगे कि मैडम जरूरी तो नहीं हम नीचे लिखें, हम ऊपर भी लिख सकते हैं। तो ऊपर लिखने में क्या ये हमारा चिन्ह ऐसे पलट जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, बिल्कुल नहीं, ऐसे हमारा चिन्ह नहीं पलटेगा। अगर हम इस बाजार को नीचे नहीं लिखना चाहते, ऊपर लिखना चाहते हैं, हो सकता है हमारे पास ऊपर स्थान हो, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? हम इसको इस तरह से, यानी इस चिन्ह को हम यहाँ नहीं लिखेंगे, हम इस चिन्ह को थोड़ा सा ऊपर ऐसे ही लिखेंगे सेम, और यहाँ पे फिर बाजार लिख देंगे। राइट, ऐसे लिख सकते हैं हम। तो ये आपको ध्यान में रखना है, चिन्ह को बदलना नहीं है। चिन्ह जो हमारा ये इस तरह से लगता है ऐसे ही लगेगा, और यही एक प्रकार का चिन्ह होता है जो त्रुटिबोधक है। ठीक, बहुत लोग एरो का प्रयोग भी करते हैं, ये गलत है। चिन्ह नहीं है ये हमारा कोई भी, तो आप आज से इसका प्रयोग ना करें, सिर्फ इसका प्रयोग करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हम लेते हैं नंबर 13। नंबर 13 हमारा कहता है कि लाघव चिन्ह, या इसको हमने दूसरा नाम दिया है संकेत चिन्ह, आता है एग्जाम में वही नाम से। लाघव लघु से बना है, लघु शब्द से बना है लाघव। लघु मतलब छोटा। जब हम किसी बड़े रूप को, यानी बड़े शब्द को हम छोटे रूप में लिखते हैं, तो हम एक चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं। जैसे मान लो, उदाहरण के तौर पर लिख लीजिए, जैसे मान लो हमने कहा उत्तर प्रदेश। अब हम उत्तर प्रदेश लिख रहे हैं और हमें काफी टाइम लगता है, हम चाहें तो इसको छोटा लिखने की कोशिश कर सकते हैं। ये प्रसिद्ध शब्द है, ठीक है, तो कैसे लिख सकते हैं? हम इस तरह से लिख सकते हैं, उत्तर प्रदेश। ध्यान रखिएगा, इसमें थोड़ा सा बदलाव है। जब हम अंग्रेजी भाषा की बात करते हैं तो अंग्रेजी भाषा में केवल बिंदी लगती है, लेकिन हिंदी भाषा में ये पूरे एक शून्य के जैसा लगता है, तो हमें ये ध्यान में रखना है। जैसे मान लो हम लिख रहे हैं, शब्द हमारा आ गया डॉक्टर, तो डॉक्टर शब्द हम लिख रहे हैं, तो इसके लिए हम लाघव चिन्ह लगाकर हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो हिंदी भाषा में हम लाघव चिन्ह का प्रयोग इस तरह से करते हैं। किसी बड़े रूप को छोटा रूप दिखाने के लिए हम जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? लाघव चिन्ह या संकेत चिन्ह कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोगों ने लिख लिया होगा नंबर 14। नंबर 14 कहता है लोप चिन्ह। लोप चिन्ह, देखो जैसे इसका नाम है, लोप का अर्थ होता है गायब हो जाना। जैसे कोई चीज अगर गायब हो गई तो लोप चिन्ह। तो हम ये कह सकते हैं कि जब हम कोई भी चीज बोल रहे होते हैं, बोलते बोलते हम जो साइलेंट हो जाते हैं, तो उसी चीज को अब हम बोलते बोलते चुप हो गए, तो सामने वाले को हमारे भाव से तो पता चल गया कि यहाँ पे ये कुछ कहना चाहता है, लेकिन अभी ये क्या हो गया है? चुप हो गया है। तो वो समझ जाता है। लेकिन अगर इसी चीज को हम अगर लिख रहे हैं, तो लिखने में जब पढ़ने वाला है यानी पाठक है, उसको कैसे पता चलेगा कि जो लेखक है वो यहाँ पर साइलेंट होता है? तो वो इस चिन्ह की मदद से पता चलता है। हम क्या करते हैं, एक डॉट 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 करके, इस तरह से डॉट 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 करके थोड़ा खाली स्थान छोड़ देते हैं। तो वो जब उसे छोड़ देते हैं तो पाठक को ये बात समझ में आ जाती है कि यहाँ पर कुछ मिसिंग है, यहाँ कुछ था जो हमें पता होना चाहिए पर हमें नहीं पता। तो यही भाव के लिए, मतलब इसी भाव को दिखाने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो हम इसका प्रयोग कैसे करते हैं? जैसे इस चिन्ह का प्रयोग वाक्य में छोड़े गए अंश के लिए होता है, जैसे रिक्त स्थान के लिए। ठीक है, ये भी हम यहाँ पर रख सकते हैं। गोपनीय या अश्लील पदों को छुपाने के लिए, जैसे मान लो हम सिर्फ बताना चाहते हैं सामने वाले को कि यहाँ पे कुछ अश्लील शब्द कहे गए हैं, पर वो क्या शब्द हैं ये हम नहीं कहना चाहते, तो हम
डॉट 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 लिख देते हैं और फिर आगे अपनी बात रख देते हैं। तो गोपनीय या अश्लील पदों को छुपाने के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं, रिक्त स्थान दिखाने के लिए, कहानी आदि में सस्पेंस लाने के लिए और उत्तरोत्तर जिज्ञासा बढ़ाने के लिए। मतलब ये सस्पेंस और जिज्ञासा एक ही बात हो गया कि जब हम कोई या मान लो हम कोई गद्यांश लिख रहे हैं तो वहां पे हम अगर कोई जिज्ञासा बढ़ाना चाहते हैं तो किसी बात को कहीं पर लाकर और डॉट 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 करके रोक दिया, तो वहां पे पाठक को पता चल जाता है कि अभी इसके आगे कुछ और भी था पर अभी हमको नहीं बताया गया है। तो वहां पर हम इस लोप चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा? क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि रिक्त स्थान को दिखाने के लिए हम किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। पूछ सकता है आपको कि किसी कहानी आदि में सस्पेंस लाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, या गोपनीय पदों को छिपाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो समझ में आ रहा है ना? ये इन पदों में जो यहाँ पे जो मैंने लिखा है इन पंक्तियों में, तो इन पंक्तियों के जो ये जो पॉइंट लिखे गए हैं आप इन पॉइंट को दिमाग में अपना रखिएगा। तो इन्हीं को उठा के आपसे एग्जाम में क्वेश्चन किए जा सकते हैं। ठीक, आप जैसे यहाँ पर थोड़ा उदाहरण लिख सकते हैं। मान लो यहाँ पर उदाहरण लो, सीमा ने कहा, उदाहरण लिख लीजिए, सीमा ने कहा। अब क्या कह रही है सीमा? मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूं, किंतु सोचती हूं कि कहीं, सोचती हूं कि कहीं तुम भी डॉट 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 आगे लिखो, छोड़ो, जाने दो, पूर्ण विराम, उद्धरण चिन्ह बंद कर लीजिए। अब देखिए इसको यहाँ पर समझिए, सीमा है किसी से बात कर रही है और वो अपनी बात को कह रही है कि मैं तुम्हारे साथ जाना तो चाहती हूँ किंतु सोचती हूँ कि कहीं तुम भी और फिर आगे। तो यहाँ पे तुम भी के बाद जो ये डॉट 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 हुआ है, कुछ ना कुछ उसके मन में रहा होगा, लेकिन वो उससे बोलना नहीं चाहती, साइलेंट हो जाती है, चुप हो जाती है। तो जब वो बात कर रही है उस समय तो वो चुप रह जाएगी और फिर कहेगी अच्छा चलो छोड़ो, इन सब चीजों को जाने दो। तो यहाँ पर हमें बोलते समय तो पता चलेगा, लेकिन जब हम पढ़ रहे हैं, लिखा हुआ है, तब हमें कैसे पता चलेगा? तो वो हमें इस चिन्ह की मदद से पता चलता है कि यहाँ पर कुछ है जो नहीं बताया गया। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? लोप चिन्ह कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, आप लोगों ने उतार लिया होगा इसको। दीर्घ उच्चारण या प्लुत चिन्ह। नंबर 15, दीर्घ उच्चारण या प्लुत चिन्ह। अब देखिए ये भी हमारे जब हम वर्णमाला पढ़ रहे थे तो वहां पे आया था प्लुत स्वर, जो हमसे पूछा गया था। तो वैसे अगर देखा जाए तो प्लुत स्वर नाम की कोई चीज नहीं होती, वो सिर्फ क्या होता है? प्लुत चिन्ह होता है। लेकिन हमारी किताबों में प्रचलन में है तो पढ़ाना मजबूरी है, एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाता है। तो हम उसी प्लुत चिन्ह की बात कर रहे हैं, दीर्घ उच्चारण, यानी जो दीर्घ उच्चारण को बताता हो। तो ये चिन्ह आपको पता है एस के आकार का, जैसे हमारा एस होता है अंग्रेजी में, उसके जैसा हमारा ये चिन्ह होता है। तो सीधा सिंपल ऐसे लिख लीजिए, हिंदी में प्लुत स्वरों के उच्चारण में या किसी को पुकारने में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम उदाहरण कर सकते हैं, मान लो हमने कहा राधा जल्दी आओ, तो हम राधा को पुकार रहे हैं, तो हम यहाँ पर इस तरह से साइन लगा देंगे, राधा जल्दी आओ। ठीक है, बुला रहे हैं हम उसको। तो ऐसे जब हम किसी को पुकारने के लिए प्रयोग करते हैं तो वहां पे हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला हमारा पॉइंट है यहाँ पर पुनरुक्ति या अनुवृत्ति चिन्ह। इसके भी दो नाम हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी एग्जाम का क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पर। पुनरुक्ति, पुनरुक्ति का मतलब है पुनः उक्ति या पुनः आवृत्ति उसकी। तो जब कोई शब्द
बार बार आ रहा है एक लाइन में, तो हम उस शब्द को लिखने की बजाय उसके नीचे एक चिन्ह लगा देते हैं। वही हमारा क्या कहलाता है? पुनरुक्ति चिन्ह कहलाता है। इस चिन्ह का प्रयोग आप लोगों ने जो किया होगा वो मैथ में बहुत ज़्यादा किया होगा। जैसे मान लो हम कभी कोई किसी चीज़ की लिस्ट बना रहे हैं, सपोज करो, तो लिस्ट बना रहे हैं, मान लो जैसे हम घर के राशन लेके आना चाहते हैं, उसकी लिस्ट बना रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं वस्तु का नाम, वस्तु का नाम, और यहाँ लिख देते हैं उसकी मात्रा, राइट। अब हम यहाँ पर, अब ये साइन यहाँ पे हमारा लगा ही हुआ है पहले, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। मैं इसे इसी तरह से बता रही हूँ। जैसे मान लो हमने यहाँ पे लिखा कि चाय, हमें चाय पत्ती मंगानी है, तो हमने कितना मंगाया? 1 किलो लिखा। अब उसके बाद हमें चीनी मंगानी है, तो चीनी हमें ज़्यादा मंगानी है, तो हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं 2 लिखा, और किलो को हम ना लिख के हम यहाँ इस चिन्ह का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है? यही पुनरुक्ति चिन्ह होता है। सपोज करो इसके बाद हमने कहा चावल, तो चावल लिख रहे हैं हम, हमें चावल भी 2 किलो ही चाहिए, तो हम इसके नीचे भी ये चिन्ह लगा देंगे, इसके नीचे भी, तो हमें पता चल जाएगा कितना हो गया हमारा, 2 किलो हो गया। तो इस तरह से आप लोगों ने सारणी बनाई होगी, मैथ में भी इस चिन्ह का प्रयोग किया होगा कई बार। तो ये हमारा चिन्ह क्या कहलाता है? पुनरुक्ति चिन्ह कहलाता है। ऊपर जो लिखा हुआ है उसको फिर वापस नीचे दोहराने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं वो हमारा पुनरुक्ति या अनुवृत्ति चिन्ह कहलाता है, ठीक। चलिए, ये आप लोगों ने लिख लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। आगे आता है हमारा टीका सूचक चिन्ह। देखिए, ये टीका सूचक चिन्ह आप लोगों ने किताबों में बहुत देखा होगा। अब ये चिन्ह कोई ये अपनी मनमर्जी से आप लगा सकते हो, इसके लिए कोई निश्चित नहीं है। बस इतना जानते हैं कि टीका सूचक चिन्ह होता क्या है। टीका सूचक चिन्ह होता है जब हम किसी चीज़ को मतलब बताना चाहते हैं, किसी चीज़ के बारे में विस्तार से लिखना चाहते हैं, तो हम उस चीज़ के ऊपर एक चिन्ह लगा देते हैं और फिर दूसरी जगह, कहीं दूसरी जगह उसी चिन्ह को दोबारा रिपीट करके अब उसके बारे में विस्तार से लिख देते हैं। तो वही हमारा क्या कहलाता है? टीका सूचक चिन्ह कहलाता है। तो सबसे पहले तो हम इसको किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं, एक स्टार के रूप में, प्लस के रूप में, हैशटैग के रूप में, या 1 2 3 4 5 इस तरह इसके रूप में कर सकते हैं। तो टीका सूचक चिन्ह हम कोई भी बना सकते हैं, अपनी मर्जी से बना सकते हैं। और इसका प्रयोग हम किस तरह से करते हैं, जैसे मैंने आपको समझाने के लिए एक यहाँ पर थोड़ा सा उदाहरण लिया है, ये आप लोगों के पास दिख रहा होगा। जैसे मान लो हमारा ये एक पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में हम पढ़ते जा रहे हैं और यहाँ पर हमने जो शब्द है ये ज्योत्सना, इस ज्योत्सना शब्द के ऊपर हमने स्टार लगा दिया। तो अब हमें यहाँ पर पता चलता है कि हम ज्योत्सना शब्द के बारे में कुछ बताना चाहते हैं, और इसी स्टार को हमने यहाँ पे फिर दोबारा लगाया पेज के नीचे और आगे लिखा कि ज्योत्सना जो है वो चांदनी का पर्यायवाची है। तो हम ज्योत्सना शब्द के बारे में ही कुछ विवरण देना चाहते हैं, उसके बारे में जानकारी देना चाहते हैं, तो फिर हम उस चिन्ह को वहां से उठा के यहाँ लगा देते हैं। तो ये जो चिन्ह हमारा यहाँ और यहाँ जो प्रयोग हुआ, तब ये चिन्ह हमारा बन जाता है टीका सूचक चिन्ह, ठीक है। और आपने बहुत सारी किताबों में देखा होगा, एक परीक्षा वाणी की आती है बुक्स, या हम लूसेंट की बात करें तो लूसेंट में भी इस तरह की बहुत सारा प्रयोग किया गया है, चीज़ों को अलग अलग बताया जाता है विस्तार में उन पे टीका सूचक चिन्ह लगाकर, ठीक है। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। मान लो कभी ऐसा हो जाए कि आप कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं और सपोज आपको यहाँ पर एक लाइन और लिखनी थी लेकिन छूट गया, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पर आप साइन लगाकर उस लाइन को यहाँ लिख सकते हैं। तो ये अंडरस्टूड होता है कि हमें ये वाली जो लाइन है इसको यहाँ पे सेट करना है। तो इस तरह से हम टीका सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा आता है यहाँ पर रेखा चिन्ह। तो रेखा चिन्ह, अब रेखा चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है? तो ये अक्सर आप देखते हैं, ये भी एग्जाम में भी पूछा गया था रेखा चिन्ह। तो जब हम किसी चीज को, यहाँ पर आपका दिया है कि जिन शब्दों या वाक्यों के विषय में कुछ विशेष अवधारणा देनी होती है, तो उनके नीचे हम रेखा चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं। अब ये क्या होता है, एक पूरे वाक्य को जो रेखांकित किया जाता है उसी चीज को हम रेखा चिन्ह कहेंगे। तो यानी जैसे हमारा यहाँ पर ये पंक्तियां दी हैं 2-3, और इसमें हमारी एक लाइन कि विद्यार्थी जीवन मनुष्य के जीवन का स्वर्णिम काल है। तो
अब ये एक क्या है, एक विशेष है। जैसे मान लो यहाँ पर हमें एक पंक्ति दी गई है उदाहरण के तौर पर कि जो विद्या की इच्छा रखता है वह विद्यार्थी है। मनुष्य जीवन भर कुछ न कुछ सीखने की इच्छा रखता है, इस दृष्टि से वह सदैव विद्यार्थी रहता है। किंतु स्थूल रूप से मानव जीवन में विद्यार्थी काल बहुत लंबा समय नहीं है। फिर भी विद्यार्थी जीवन मनुष्य के जीवन का स्वर्णिम काल है और विद्यार्थी जीवन हंसने हंसाने का समय है। खेल खेल में पढ़ाई का अभ्यास इसी उम्र में होता है। अब ये आपका एक पद्यांश आपके सामने दिया और उसमें से एक बात आपकी जो है वो अंडरलाइन की, यानी उसमें रेखांकित कर दिया कि विद्यार्थी जीवन मनुष्य के जीवन का स्वर्णिम काल है। तो आप इस पंक्ति से ये बात समझते हैं, यानी इस पंक्ति के अंदर वो सारी चीजें समाहित हो गई हैं जो आप मौज मस्ती, वो सारी चीजें जो आपको यादें आती हैं अपने विद्यार्थी समय की। अभी भी आप विद्यार्थी हैं, लेकिन ये जो बात हो रही है ये थोड़ा स्कूल टाइम वाली विद्यार्थी समय की बात हो रही है। तो उस चीज की सारी चीजें ना इसी एक लाइन में समाहित हो गई। तो अब ऐसे आपको एक लाइन देकर उस पर व्याख्या करने के लिए भी दी जा सकती है, जैसे गद्यांश में आती भी हैं व्याख्या करने के लिए। तो उसी तरह की चीजों के लिए हम जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, रेखा चिन्ह कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा यहाँ पर दिया है तुल्यता सूचक चिन्ह। अब तुल्यता, देखिए तुल्यता का मतलब होता है तुलना करना। जब ये दोनों में तुलना करते हैं, और आपको पता है इस चिन्ह का प्रयोग तो नॉर्मली हम मैथ में करते हैं, ठीक है, लेकिन हिंदी में इसका प्रयोग हम किस चीज के लिए करते हैं, तो हम इसका अर्थ दिखाने के लिए करते हैं, किसी भी शब्द का अर्थ दिखाने के लिए। तो इसमें पंक्ति लिख लीजिए कि किसी शब्द का, यहाँ पर एक पंक्ति लिखना है, किसी शब्द का अर्थ दिखाने के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। एक सिंपल सी लाइन लिख लीजिए कि किसी भी शब्द का अर्थ दिखाने के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आप लिख सकते हो, मान लो हमने शब्द लिखा पाषाण, तो पाषाण क्या होता है, पाषाण पत्थर को कहते हैं। अब देखो बराबर का चिन्ह हमने इसलिए लगाया है क्योंकि पाषाण का मतलब भी वही होता है, पत्थर का मतलब भी वही होता है, दोनों चीज क्या है, बराबर है। जैसे मान लो हमने लिखा धरा, तो धरा का क्या अर्थ होता है, तो धरा हम जैसे पृथ्वी को कहते हैं। तो ये हमारा यानी पृथ्वी और धरा क्या है, दोनों एक ही चीज है। तो दोनों एक ही चीज जो होती है या अर्थ दिखाने के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं, तुल्यता सूचक चिन्ह का, ठीक है। हालांकि आप अगर कहीं ऐसे आता नहीं है, हम ब्रैकेट का ही प्रयोग करते हैं, यानी जो कोष्टक है हमारा हम उसका प्रयोग भी करते हैं उस चीज के लिए, बट फिर भी हमारे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि तुल्यता सूचक चिन्ह का प्रयोग हम किस लिए करते हैं, तो किसी शब्द का अर्थ दिखाने के लिए कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा दिया है इसमें अथवा चिन्ह। अथवा चिन्ह आप इसको समझते ही हो। अब अथवा जहां पे शब्द दे ही दिया तो अथवा आप कह सकते हो एक स्थान से, यानी किसी शब्द के बदले में कोई दूसरा शब्द आ सकता है, तो वहां पे हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ आप एक लाइन लिख लो कि किसी शब्द के स्थान पर दूसरे शब्द के प्रयोग को, किसी शब्द के स्थान पर दूसरे शब्द के प्रयोग को दिखाने के लिए अथवा चिन्ह का प्रयोग करते हैं। किसी शब्द के स्थान पर दूसरे शब्द के प्रयोग को दिखाने के लिए अथवा चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो हम वाक्य लिख रहे हैं, सपोज करो हमने लिखा कि गाय अथवा घोड़ा मैदान में है। बहुवचन नहीं लगाएंगे, देखिए अथवा आ जाता है ना तो सिंगल ही रहता है, ठीक है। तो अब आप चाहो तो यहाँ पे ये गाय अथवा घोड़ा की स्थान पर आप कैसे लिख सकते हो, मतलब यहाँ पर गाय ऐसे लगा के घोड़ा, तो ये चिन्ह है हमारा,
यानी हम दोनों में से किसी एक की बात कर रहे हैं, या तो गाय की बात कर रहे हैं या तो घोड़ा, इन दोनों में से कोई है एक, ठीक है, इसलिए हमने अथवा का प्रयोग किया। तो एक शब्द के स्थान पर हम किसी दूसरे शब्द को लाने की जब बात करते हैं वहां अथवा चिन्ह का प्रयोग होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है और अंतिम है आपका समाप्ति सूचक चिन्ह। समाप्ति सूचक चिन्ह, तो समाप्ति सूचक चिन्ह का मतलब क्या होता है? जब हम आप किसी चीज को समाप्त कर देते हैं, कोई अध्याय आपने समाप्त कर दिया, कोई आपने अगर कोई आप निबंध लिख रहे हैं, निबंध आपने समाप्त कर दिया, या आप कोई बुक लिख रहे हैं, आपने बुक समाप्त कर दी, तो वहां पर हम जो चिन्ह लगाते हैं नीचे अंतिम में, तो वही हमारा क्या कहलाता है? समाप्ति सूचक चिन्ह कहलाता है। इसमें एक लाइन लिख लीजिए, किसी लेख अथवा अध्याय, किसी लेख अध्याय अथवा पुस्तक की समाप्ति पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसी लेख, अध्याय अथवा पुस्तक की समाप्ति पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब आपको यहाँ पर इसका जैसे में तो कुछ लिखा नहीं जाएगा। अब जैसे में क्या करना है, आपको सिर्फ चिन्ह का ही प्रयोग करना है। और ध्यान रखिएगा, ये अथवा चिन्ह आपका सिर्फ ये नहीं होता, ये कई प्रकार का हो सकता है। यहाँ पर भी आपकी अपनी मर्जी होती है। जैसे अब जैसे में आप वो चिन्ह लगा लो कि आप सीधा सिंपल एक लाइन खींच सकते हैं, सीधा आप इस तरह से लाइन खींच सकते हैं, या फिर आप इसका प्रयोग ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, डॉट 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 इस तरह से कर सकते हैं, या फिर आप 3 बार क्रॉस का साइन लगाकर भी समाप्ति सूचक चिन्ह को बता सकते हैं। आपके एग्जाम में पूछा गया था कि निम्न में से समाप्ति सूचक चिन्ह कौन सा है, तो तब आपके एग्जाम में यही उदाहरण में दिया, मतलब जो आपका ऑप्शन था उसमें यही दिया हुआ था, नीचे 3 क्रॉस वाला। तो कभी भी आपका चेंज हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी, ठीक है। तो आपको इस चीज़ को समझना है यहाँ पर, और समझ के अपने ध्यान में रखना है कि इसका प्रयोग हम कब करते हैं, जहाँ हमारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, उससे 2 लाइन बीच में छोड़कर नीचे पेज के बीचों बीच हम इसका प्रयोग कर देते हैं। चलिए अब ये हट गया यहाँ से, ठीक है। तो हम इसका प्रयोग कहाँ पे कर देते हैं? पेज के बीचों बीच कर देते हैं। तो ये चीज आप लोगों ने सीखी यहाँ पर। तो यहाँ पे अब इसी के साथ हमारा विराम चिन्ह भी खत्म हो जाता है। तो अब आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है कि विराम चिन्ह के साथ साथ आप लोगों को एक्सरसाइज दी गई होगी। तो अब विराम चिन्ह से हमारे एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो ये आप लोगों को पढ़ना है, अभ्यास करिएगा उसमें। तो चलिए, ये विराम चिन्ह हमारा यहाँ पे समाप्त हो गया है। अब आप को ध्यान रखना है कि यानी जो हमारी कल की क्लास होगी या नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी उसमें हम संधि करने वाले हैं। और संधि करने से पहले होमवर्क आपका क्या है, वर्ण विच्छेद को एक बार देखना है। और उससे पहले जो लोग हमसे आज कल या 2 दिन पहले या 3 दिन पहले जुड़े हैं, तो मैं उनसे ये जरूर कहूँगी कि संधि शुरू करने से पहले आप एक बार वर्णमाला की क्लास जरूर पढ़ लें, जल्दी से पढ़ लें, जल्दी फास्ट करके, क्योंकि वर्णमाला बेहद जरूरी है। और जिन छात्रों को वर्णमाला में थोड़ी बहुत भी अगर कहीं कोई परेशानी रह गई है, तो वो भी एक बार रिवीजन जरूर कर लें। तो कल हम शुरू करेंगे संधि। तो फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं फिर कल की क्लास में।